Hello my dear students. We in the last lecture had learnt about the political causes of revolt of 1857 यानी कि revolt of 1857 ये चैप्टर हम कर रहे थे जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं. देयर आर मैनी कॉजेज़ ओके कि ये रिवोल्ट हुआ था और क्यों हुआ था. और पहला कॉज था पॉलिटिकल कॉज, उसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कॉजेज़, इमीडिएट कॉज और मिलिट्री कॉज भी है. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सोशल कॉज. ठीक है, व्हाट इज सोशल और रिलीजियस कॉज, ये क्या मेन कॉजेज़ थे, क्यों, मतलब क्या ऐसे सोसाइटी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया था कि सोसाइटी भी अब नहीं, कहा कि नहीं इन लोग हमारे सोसाइटी में भी इंटरफियर कर रहे हैं, हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस में भी इंटरफियर कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. कोई भी रिलीजियस इंसान अपने रिलीजन के अंडर इंटरफियरेंस करना पसंद नहीं करेंगे. कोई मुझसे अगर कहे कि हिजाब निकाल दो, हम इंटरफियरेंस नहीं पसंद, ये मेरा पर्सनल चॉइस है या मेरे रिलीजियस चॉइस है, राइट. सो उस टाइम पे सती होता था, यानी कि सती यानी कि जो वुमेन, जो वाइफ थी अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पे, जो चिता पे जल जाती थी, ठीक है, साथ में. तो ये एक प्रथा उस टाइम पे सती प्रथा चल रही थी. लेकिन वो चीज़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एबॉलिश किया था. देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, तो वो भी उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किए. तो देयर वर मेनी सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज. Especially the practice of sati was abolished, widow remarriage was encouraged, child marriage was not allowed, and there was introduction of Western education, and there were people who did not appreciate these social changes, and therefore people were against. तो एक एक चिंगारी भड़कते जा रही है और ये चिंगारी मिलकर एक बड़ी सी आग बनेगी जो एकदम से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने की तरफ दौड़ रही है. ठीक है, समझ रहे हो कि किस तरह सोसाइटी थोड़ा एंगर हर तरीके से आ रहा है. सोसाइटी के थ्रू भी एंगर आ रहा है, आम पब्लिक, पॉलिटिकल रूलर, हर तरीके से अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनको हटाना चाह रहे हैं, उनको यहाँ से इंडिया से भगाना चाह रहे हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर इन द सोशल कॉजेज, इनफैक्ट सोशल एंड बोथ रिलीजियस कॉजेज इन योर टेक्स्ट बुक यहाँ पे दिया गया है कि पहला पॉइंट है इंटरफियरेंस विद सोशल कस्टम. तो यहाँ पे जब सोशल कस्टम्स की बात हो रही है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को नोट करना है कि ये जो पहला पॉइंट है इंटरफियरेंस विद सोशल कस्टम, तो जो ब्रिटिश ने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था और उसमें उन्होंने एबॉलिशमेंट ऑफ सती किया था इन द ईयर 1829. तो 1829 में एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था. एंड विडो रीमैरिज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1856. अब ये दोनों एक्ट्स आप लोगों को बिल्कुल ईयर के साथ याद रखना है, तो मेरे साथ रिपीट करो. एबॉलिशन ऑफ सती कब हुआ था? इन द ईयर 1829. 1829 पहले एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट हुआ था. यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुआ था ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट के एक साल बाद ही हो गया था. अब उन्होंने कहा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब रिवोल्ट करें, अब प्राइजिंग्स होने चाहिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट. ओके, एंड ओपनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स. उस टाइम पे तो गर्ल्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था, लेकिन इन्होंने वो भी वेस्टर्न एजुकेशन, संस्कृत पे नहीं फोकस किया था, वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, हम उनके थॉट्स हम लोगों को पढ़ाए जा रहे थे, ब्रिटिश के थॉट्स. ओके, दे वर नॉट वेलकम बाय द, और ये मासेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि देयर वर एप्रीहेंशंस अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस. पीपल सस्पिशियस थे कि ये जो रेलवे इंट्रोड्यूस कर रही है ब्रिटिश, या टेलीग्राफ्स इंट्रोड्यूस करे, अच्छी बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, आज तक हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, थैंक्स टू देम. बट उस टाइम पे ये इनोवेशन से लोग सस्पिशियस थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, और वैसे भी उन लोग उनको फेथ था नहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वो थोड़े से और सस्पिशियस होने लगे कि ये शक होने लगा कि ये सब क्या है, ये शायद इन लोग हमें हमारे सोसाइटी को और ख़राब करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं. तो ये उल्टे सीधे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे थे. देयर वर रूमर्स भी था कि टेलीग्राफ पोल्स वर इरेक्टेड टू हैंग. उनको ये नहीं पता था कि वो टेलीग्राफ पोल्स है, बट दे वर इरेक्टेड टू हैंग दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो बहुत सारी जो सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स इंडियंस नोट कर रहे थे, ठीक है, क्या नोट कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस? ये नोट कर रहे थे
कि जो रेलवे कंपार्टमेंट्स जो बेसिकली होते थे वो हायर कास्ट लोगों के लिए बना है, और लोअर कास्ट लोगों को उनके साइड में बैठना पड़ेगा। और उस टाइम पे तो कास्ट सिस्टम बहुत ही चल रहा था इंडिया में, है ना, कास्ट सिस्टम था ही। हायर कास्ट थे ब्राह्मण्स, लोअर कास्ट शूद्रास थे, और बीच में 2-3 कास्ट थे, क्षत्रियाज एंड वैश्यास। मर्चेंट वाले कास्ट को वैश्यास बोलते थे, और क्षत्रियाज होते थे जो वॉरियर्स थे, ठीक है। लेकिन जो हायर कास्ट थे उनको लोअर कास्ट के साथ बैठना पड़ेगा, तो उनको लगा कि इस तरीके से प्रैक्टिस से हमारे कास्ट सिस्टम और रिलीजन को हर्ट हो रहा है, और हमारा कास्ट सिस्टम इन लोग ख़त्म करने वाले हैं, और ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। देयर वॉज पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या करते थे, वो रूड और एरोगेंट बिहेव करते थे। किससे, जो इंडियंस थे, क्योंकि वो जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे हमेशा इंडियंस को इंसल्ट करते थे, और ये अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट इंडियन मासेस को बिल्कुल पसंद नहीं। हम एलियनेटेड फील कर रहे थे ना, अलग फील कर रहे थे। नेक्स्ट, करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। The police and petty officials were corrupt. The rich got away with crime, but the common man was looted, oppressed and tortured. Okay? Then there was oppression of the poor. जो एकदम गरीब, जो शूद्रा, जो एकदम लो कास्ट के लोग थे, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, इम्प्रिजमेंट किया जाता था। उनसे उनके लैंड रेवेन्यू इंटरेस्ट अगर नहीं देते थे, अगर वो डेट नहीं दे पाते थे, उनको ज़बरदस्ती से अपराइजिंग, the growing poverty made the poor desperate, led them to a general uprising in the hope of improving their lot. तो वो भी अगेंस्ट खड़े हुए, अपराइजिंग में खड़े हुए, रिवोल्ट करने के लिए खड़े कि अब हमारा स्थिति या परिस्थिति ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट था सोशल एंड रिलीजियस कॉज में। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशनरीज वो होते हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उस टाइम पे, वो कन्वर्ट करते हैं दूसरे रिलीजन के लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करने के लिए। तो ब्रिटिश ऑब्वियसली डिफरेंट थे इंडियन से, रेस, रिलीजन, सेंटिमेंट्स में। तो ब्रिटिश हमेशा फ्रेंडली एटीट्यूड शो तो करते थे इंडियन रिलीजन की तरफ, लेकिन उनको अपना रिलीजन भी इक्वली पसंद था। इसीलिए उन्होंने एक हिंदू को टेम्पल्स में जाने के लिए भी उन्होंने तो टैक्स रख दिया था, ठीक है। लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटिश बिगेन टू इंटरफियर विद द लोकल रिलीजन्स एंड सोशल कस्टम। दे इवन डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप। उन्होंने कहा आइडल वर्शिप कोई नहीं करेगा, ठीक है। और 1813 के बाद में देयर वाज इंक्रीज बोथ इन द नंबर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरी। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल आते, जैसे मदर टेरेसा एक क्रिश्चियन मिशनरी थी, है ना, वो भले अच्छे काम करती थी, बट दे यूज्ड टू कन्वर्ट व्हाट the other religion people into Christianity. Those people are nothing but the Christian missionary. The Indian thought that the government was supporting missionaries who will definitely one day convert them to being Christians or Christianity. ठीक है। एक और फियर उनको था, पॉइंट नंबर 7, फियर्स रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत सारे स्कूल्स इन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन के नींव पर रखी थी, ठीक है। और 1829 में बंगाल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द इंग्लिश क्लास इन कलकत्ता मदरसा, विच वॉज अ मुस्लिम्स इंस्टीट्यूशन। मदरसा क्या होते हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन होते हैं। वहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस लेने लगे, और बनारस में भी बनारस संस्कृत कॉलेज में भी इंग्लिश क्लासेस होने लगे। तो बस लोगों को सस्पिशन बढ़ा, उनको लगा हमारा अब क्या फियर होने लगा कि अब हम सब वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, वेस्टर्न एजुकेशंस करके क्या होने वाले हैं, अपना कल्चर भूल जाएंगे। तो इस वजह से जो सोसाइटी में जो बिल्कुल ही एकदम फोकस थे, मतलब अपने सोशल कस्टम से, वो बहुत उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। स्पेशली जो इंडियंस ना अपने सोशल, रिलीजियस और कस्टम से बहुत ही फोकस रहते हैं। तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के बारे में पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया है कि सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज फॉर द रिवोल्ट, क्रिश्चियन मिशनरीज टेम्प्टेड इंडियंस विद फेवर्स टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। वो फेवर्स देते थे, कभी भी तुम अगर क्रिश्चियन मिशनरी बन जाओ तुम्हें हम घर दे देंगे, क्रिश्चियनिटी में बदल जाओगे मैं घर दे देंगे, या ये दे देंगे, या प्रिजन में नहीं डालेंगे, नहीं बनोगे तो प्रिजन में डालेंगे। तो इस तरीके से इसीलिए लोगों के बीच में एक फियर क्रिएट हुआ कि उनको भी ऑस्ट्रिसाइज किया जाएगा फ्रॉम द कम्युनिटी इफ दे कन्वर्टेड टू अ डिफरेंट रिलीजन। टू बी ऑस्ट्रिसाइज मैन दे विल नॉट बी एलिजिबल टू इनहेरिट द एंसेस्ट्रल property, will not be allowed to marry within the community,
विल नॉट बी इन्वाइटेड टू फैमिली फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें एक एक चिंगारी लगाई सोशल कस्टम्स के तरफ। जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था उसकी वजह से जो इंडियन उस टाइम पे थे, इंडियंस को अपने कस्टम से बहुत प्यार था, तो उनको डर था कहीं कहीं ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट ना कर दे या उनकी जो सोशल कस्टम्स को बर्बाद ना कर दे। तो यही मेन कॉज था, सोशल एंड रिलीजियस कॉज फॉर द रिवोल्ट। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये सारे पॉइंट्स हैं। एबॉलिशन ऑफ सती इन द ईयर 1829, ये ईयर भी आप लोगों को लिखना है। विडो रीमैरिज एक्ट कब हुआ था? 1856। तो ये सारे आप लोगों को ईयर्स ज़रूर लिखना है। एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम वॉज डन बाय विलियम बेंटिक एंड विडो रीमैरिज एक्ट वॉज डन बाय इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ ईयर्स हैं या डिटेल्स हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आप लोगों को प्लीज़ पढ़ना होगा है। हिस्ट्री यानी कि ईयर्स, अब कैसे याद करें ये आप लोग समझो। ठीक है, और नेक्स्ट अब टॉपिक है इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट? यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बर्बाद हो रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, है ना। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी के मशीन्स तो इन्वेंट हो ही चुके थे, है ना। उस टाइम पे 19th सेंचुरी में ही बहुत सारे मशीन्स यहाँ पे लाए गए थे ब्रिटिश द्वारा। और ऑब्वियसली जब मशीन्स आ गई तो लेबर का क्या काम? तो हमारे इंडियन लेबर सफ़र किए थे, उनको हटाया गया था। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी, जो हमारे लेबरर्स को फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा गया था, इंडिगो एक डाई है, वो क्रॉप अपना फूड क्रॉप छोड़ के बेचारे भूखे मर रहे हैं और उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है। ब्रिटिश अपने प्रॉफिट के लिए कर रही थी। यहाँ तक कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, उनको भी ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रही थी। हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, उनको वेजेस नहीं दिया जा रहा था, उनको जो उनके वैल्यू है उन हैंडीक्राफ्ट्स की या हमारे प्रोडक्ट्स की, वो हमें नहीं मिल रही थी। वो हमसे तो इन हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल सस्ते में ख़रीद रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज से जो हैंडीक्राफ्ट जो लोकल वर्कर्स थे वो सस्ते में ख़रीद के बहुत ही यूरोपियन मार्केट्स में उसको बहुत महंगा बेच रहे थे। यानी कि सब कुछ फ़ायदा वही उठा रहे थे, फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। हमें हमारे जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो गुड्स है, क्लोथ्स है, वो एक्सपोर्ट किया गया था चीपर देन द इंडियन टेक्सटाइल। सो एज रिजल्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हो रहा था? वॉज इन बैड फेज। वीवर्स वर लूजिंग their jobs, especially in Murshidabad, and there were unfavorable policies of British, okay, like custom duties, ये सब इम्पोज किया गया था ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन। तो यहाँ पे डिटेल में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ओके, इकोनॉमिक कॉजेज़ के डिटेल में पॉइंट दिए गए हैं। तो आप लोग इसको देखिए कौन से ऐसे पॉइंट्स थे। तो इकोनॉमिक कॉज में पहला पॉइंट था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो हमारे जितने रॉ मटेरियल्स थे, लाइक रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, ये सब कुछ ना प्लांटेशन प्रोडक्ट्स लाइक इंडिगो, फूड ग्रेन, विच वर वेरी शॉर्ट सप्लाई। ब्रिटेन में ये सब मिलता नहीं था, रॉ कॉटन, इंडिगो वगैरह। तो इंडियंस को मैंने कहा कि एक्सेप्ट करना पड़ रहा था कि उन लोगों को फूड ग्रेन्स के जगह क्या ये सारे क्रॉप्स ग्रो करें। तो इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट्स। तो जो ब्रिटिश के गुड्स थे हम नॉमिनल रेट्स में लेते थे, लेकिन हमारे गुड्स वहाँ वो महंगा बेचते थे और हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिलता था। तो देखो कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। दिस ruined द इंडियन इंडस्ट्री, डिप्राइव द आर्टिसंस ऑफ देयर इनकम। जो आर्टिसंस का वैल्यू थी वो बिल्कुल उन्होंने उनको नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। एंड रिड्यूस द एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फूड ग्रेन्स, ओके, डिप्राइव्ड इंडिया ऑफ द एग्रीकल्चरल सरप्लस। जो भी हमारे फूड ग्रेन थे वो एक्सपोर्ट करते, तो हम क्या खाएंगे ना, हमें ग्रो करने दे रहे हो। जो बचे कुछ क्रॉप्स वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन जनरल वो हमारे क्या कर रहे थे, इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को नोट करना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
What is drain of wealth? What do you mean by drain of wealth? The transfer of wealth from India to England for which India got no proportionate economic return is called drain of wealth. जो भी wealth India से जो in the form of क्रॉप्स, क्लोथ्स, रॉ मटेरियल्स या आर्टिस्ट के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट सब कुछ बेचे जा रहे थे, लेकिन हमें उसका अच्छा इनकम नहीं मिल रहा था। यानी कि जो कुछ यहाँ बन रहा था वहाँ पे वो लोग वहाँ जाके महंगे रेट्स में बेच के खुद कमा रहे थे और हमें उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। एंड देयर वर ऑल्सो डिके ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हैवी ड्यूटीज़ व ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स ब्रिटेन में लिए जा रहे थे, दैट डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी। हम नॉमिनल ड्यूटी में इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश के गुड्स, और हमारे गुड्स क्या हाई ड्यूटीज और टैक्स से वो लोगों को एक्सपोर्ट हो रहे थे। तो ये एक चीज़ देखी जा रही थी कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश कर रही थी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का। और भी पॉइंट्स थे यहाँ पे इकोनॉमी में। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे, जो फाइनेंशियल सपोर्टर्स देते थे, सपोर्ट जो पहले के रूलर्स थे, मुगल्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे इंडियन स्कॉलर्स को, फाइनेंशियली भी और वैसे भी बहुत नरम दिल के थे। लेकिन इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, वो बहुत ही एक तरीके से चालाक लोग थे। ओके, The coming of the British led to the decline of such rulers and gradually their patronage came to an end. When the native states were annexed, the British dominion, thousands of soldiers and officials in administrative, military and judicial posts became unemployed because of British policies. They excluded the Indians from high post and all these people became bitter enemies of the British rule. ये point बहुत important है। ये सारी हरकतों की वजह से हमारे जो इंडियन पब्लिक थे या इंडियंस थे, जिनसे इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली, ये बहुत बड़े एनिमीज, बिटर एनिमीज बन गए ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ओके, मतलब वो ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अब टोटली खिलाफ है और वो रिवोल्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हमें इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर, जो इंडिगो ट्रेड हो रहा था वो बहुत प्रॉफिटेबल था, बट द कंडीशंस अंडर विच द पेजेंट्स हैड टू वर्क वर इनह्यूमन। यानी कि लेबर को भी अच्छा ट्रीटमेंट देना एक कंपनी का मेन एम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो इंडिगो पेजेंट्स या फार्मर्स थे उनको फोर्स किया गया था कि सिर्फ इंडिगो कल्टीवेट करो और कुछ नहीं कल्टीवेट करोगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इंडिगो ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल था। ठीक है, इस वजह से उनको फोर्स किया गया था कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिगो कल्टीवेट करोगे, और वो भी फील्ड्स पे जो ब्रिटिश चूज कर रहा है, ब्रिटिश प्लांटर्स चूज करेंगे। इफ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स देयर क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर कैटल वर कैरिड ऑफ एज पनिशमेंट। इतना जुल्म हो रहा था। पॉवर्टी एंड फेमाइंस भी हो रहे थे। ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन किए पड़ी यहाँ पे इंडिया में फेमाइन आ रहा है, पॉवर्टी हो रही, उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ हमें एक्सप्लॉयट करने और पैसे कमाने से मतलब था, ड्रेन ऑफ वेल्थ करने से मतलब था, हाई टैक्सेशन करने से मतलब था। फेमाइंस कब आए थे? अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में फेमाइंस आए थे, बहुत सारे फेमाइंस आए थे, 12 मेजर और माइनर फेमाइंस भी आए थे। किस बीच में? 1765 से लेके 1857 के बीच में। क्यों? क्योंकि ड्रॉट हो रहा था, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रहा था, बैड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारी मिजरी से कोई लेना देना नहीं था। एक हमेशा रूलर अपने प्रजा की रक्षा करता है, लेकिन उन लोगों को तो रक्षा तो दूर की बात, वो एक अफसोस की बातें भी नहीं करते थे, उनको कोई पड़ी ही नहीं थी। तो क्या ऐसे प्रजा उस रूलर को चाहेगा? क्यों ना हम इन रूलर्स को हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे? देयरफॉर दे वर रिवोल्ट, दैट रिवोल्ट की आग जली।